Good morning, students. So today's topic is economic importance of bacteria. हम किंगडम मुनेरा कर रहे थे और ये उसका लास्ट टॉपिक एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू. इसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज के एग्जांपल्स हम लर्न करेंगे. So why we are discussing this topic is we should know about the activities of the bacteria which can be harmful as well as can be useful. ठीक है, तो किस तरह से बैक्टीरिया सिर्फ डिजीजेस नहीं कॉज करता और उसके अलावा क्या क्या उसके इफेक्ट्स हो सकते हैं ह्यूमंस पे, एनिमल्स पे, प्लांट्स पे, वो सब हम आज डिस्कस करेंगे. टिल नाउ वी हैव ऑलरेडी डन द बैक्टीरियाज स्ट्रक्चर, then the nutrition in the bacteria we have already done, respiration in bacteria we have done, and conjugation in bacteria. These topics we have already done. So starting with the economic importance of bacteria, first of all we are starting with the harmful activities. So bacteria can be harmful as in it may lead to food poisoning. Now when I say food poisoning lethal भी हो सकती है और नॉन लीथल भी हो सकती है, यानी कि लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है, और जनरल फूड पॉइजनिंग जिससे कि जनरल वीकनेस पेशेंट को आएगी वो भी हो सकती है. So first is Salmonella enteritidis. This bacteria is causing the food poisoning which is not of lethal type. इसमें क्या होता है, ये जो बैक्टीरिया है, this type of bacteria can survive on milk products, right? And also on chicken or in the intestine of the man, this bacteria can easily live. अब ये बैक्टीरिया करते क्या है, ये बैक्टीरिया टॉक्सिन्स सिक्रीट करते हैं और ये टॉक्सिन्स जो हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं इफेक्ट्स प्रोड्यूस करने के लिए. इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, देखो, देयर कैन बी NVD सिम्टम्स. व्हेन आई से NVD दैट मीन्स नोजिया, जी घबराना, वॉमिटिंग and diarrhea. These three are the main symptoms which will be seen in such kind of patients. अब जब ये तीनों चीजें होंगी एक पेशेंट में, क्या उसको भूख लगेगी, खाना खाने का मन करेगा? नहीं करेगा. So there will be loss of appetite. Also, whenever something attacks on the body, let's say this is the foreign substance, you can see the Salmonella's picture in the diagram. So this Salmonella, we have already done its structure. So this is a foreign substance. Whenever a foreign substance attacks the human body उसके against एक response produce करती है ताकि ये infection हमारी body में नहीं फैले. So what that response will be? It will be fever. हमेशा body का temperature बढ़ जाता है ताकि ये जो बैक्टीरिया है या जो भी फॉरेन सब्सटेंस ने हमारे ऊपर अटैक किया है, ड्यू टू दैट फीवर, ड्यू टू दैट राइज इन टेम्परेचर, इट मे डाई अवे, राइट? सो ये इस केस में फीवर होगा, बट दिस टाइम द फीवर विल बी अ माइल्ड फीवर. बहुत ज्यादा हाई ग्रेड फीवर नहीं होगा, इट्स अ टाइप ऑफ अ माइल्ड फीवर. सो ऑब्वियसली जनरल वीकनेस इस तरह के पेशेंट में आएगी. सो this bacteria, you can see in the figure, it's a 2 to 5 micrometers sized bacteria, which is a very small microscopic bacteria. Diagram में हम already देख चुके हैं और already structure discuss कर चुके हैं. एक incipient nucleus present है DNA की form में. Can you see this capsule on the outer wall? This capsule is the reason that it is a virulent form. मैंने पहले भी बताया था कि कैप्सूल जो है वो विरुलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है. विरुलेंस मतलब डिजीज कॉजिंग एबिलिटी के लिए. दिस कैप्सूल इज समथिंग व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल, राइट? सेकेंडली, you can see the other structures, the cell wall, the plasma membrane, cytoplasm. This all we have already done. पिलाए कहाँ पे हेल्प करते हैं, हमने डिस्कस किया था, कंजुगेशन में हेल्प करते हैं. ठीक है. सो साल्मोनेला एंटेराइटिस जो है ये जनरल फूड पॉइजनिंग कॉज करेगा, जिस केस में पेशेंट को जनरल सिम्टम्स आएंगे, दो सिम्टम्स विल नॉट बी लीथल. देन नेक्स्ट कम्स द other type of food poisoning which is caused by Staphylococcus aureus. This Staphylococcus aureus, this bacteria can also live on milk products and on egg products. अगेन ये भी इफेक्ट्स कैसे प्रोड्यूस करेगा हमारी बॉडी में, टॉक्सिन रिलीज करके. अब
इसमें चैलेंज क्या है कि ये सीधा आपके सीएनएस पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करेगा, सीधा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर इफेक्ट करेगा। उससे बड़ी बात ये है कि ये जो टॉक्सिन्स है ये हीट रेजिस्टेंट है। रेजिस्टेंट मतलब कि अगर बॉडी के अंदर फीवर आएगा भी तो इस टॉक्सिन पे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। इसका रीजन क्या है, you can see this capsule outside the this staphylococcus aureus की outer wall पे this capsule is present. This capsule makes it heat resistant and one of the most virulent forms of the bacteria, right? Then the third one and the last one, that is botulism. Botulism is the another name for, technical name you can say, for food poisoning, which is caused by this bacteria. बहुत बार MCQs में ये bacteria 2017 में भी एक क्वेश्चन आ चुका है, Clostridium botulinum. Clostridium botulinum कॉज करता है। अब इसको प्लीज कंफ्यूज मत करना, Clostridium जो है वो टेटनस कॉज करता है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बोटुलिनम की, जो कि फूड पॉइजनिंग कॉज करता है। एंड दिस इज द मोस्ट लीथल टाइप ऑफ फूड पॉइजनिंग। ये जो बैक्टीरिया है ये आपको कैंड फूड्स में मिलता है, और ये जो बैक्टीरिया है ये आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, यानी कि ये एक तरह से लाइफ थ्रेटनिंग हुआ, क्योंकि अगर कोई चीज आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को इफेक्ट कर रही है तो क्या होगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑलरेडी आपकी इनवॉलेंटरी मसल्स यानी कि स्मूथ मसल्स को कंट्रोल कर रहा है, और स्मूथ मसल्स में सबसे इंपॉर्टेंट मसल जिसको ये कंट्रोल कर रहा है वो क्या है, रेस्पिरेटरी मसल्स, ठीक है। रेस्पिरेटरी मसल्स को क्या होगा, अगर ये टॉक्सिन्स इन मसल्स को डैमेज कर दें तो इमीडिएट डेथ हो सकती है इस पेशेंट में, इमीडिएट पैरालिसिस हो सकता है इनसफिशिएंट ऑक्सीजन के कारण। So such patients will not be able to live for long. And you can see the diagram of this bacteria. This we have already done. These are these rod-shaped bacteria with a broad spoon-shaped mouth at the front, right? So तीन तरह की food poisoning, तीन तरह के bacteria से हो सकती है, enteritis, Salmonella enteritis. Second, we have done Staphylococcus aureus, and third, the most lethal type is Clostridium botulinum. इसके बाद आते हैं वाटर पोल्यूशन पे। नाउ बैक्टीरिया जो है इट कैन ऑल्सो स्पॉइल द वाटर, जैसे कि विब्रियो कॉलेरा, द कॉलेरा कॉजिंग बैक्टीरिया, साल्मोनेला टाइफाई, कहते हैं ना कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से टाइफाइड होता है। क्यों होता है टाइफाइड, ड्यू टू दिस बैक्टीरिया। साल्मोनेला टाइफाई कॉजेज टाइफाइड, ठीक है। शाइजेला डाइसेंटेरिये which causes dysentery, the general dysentery. So in बहुत सारे बैक्टीरिया की डायग्राम्स यहाँ पे मैंने शेयर की हुई हैं, जिसके अंदर आप ये इनके फिगर्स देख सकते हो, जैसे कि साल्मोनेला टाइफाई, यू कैन सी दिस इज द टाइफाइड causing bacteria. Vibrio cholera, you can see the cholera causing bacteria. Also you can see Clostridium tetani, जो अभी हमने पहले किया था, botulism causing bacteria. So these are the shapes of bacteria जो हम already discuss कर चुके हैं कि coccus shaped, circular shaped हो सकता है, rod shaped, this is coccus shaped or circular shaped या spheres, or it can be this rod shaped, or it can be comma shaped, or it can be spiral shaped. तो ये अलग अलग shapes of bacteria हमने डिस्कस किया, आज जो हमने उससे रिलेटेड उसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी डिस्कस कर लिया। देन very important point, biological weapons या बायो वेपन्स। बायोलॉजिकल वेपन्स को आप बायो वेपन्स भी बोल सकते हो, और इसको हम जर्म वेपन्स भी बोल सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो बायोलॉजिकल वेपन किसी भी उस लिविंग माइक्रोब को हम बोलते हैं जो कि एक तरह का डिजीज प्रोड्यूसिंग एजेंट है। व्हाट इट इज, इट्स अ डिजीज प्रोड्यूसिंग एजेंट। सो ये जो डिजीज प्रोड्यूसिंग एजेंट्स हैं, दे मे बी यूटिलाइज्ड एज वेपन्स अगेंस्ट ह्यूमंस और एनिमल्स और प्लांट्स जस्ट टू किल देम। सो बैक्टीरिया में भी जो बैक्टीरियाज वेपन्स की तरह यूज हो सकते हैं, दे आर दिस एंथ्रेक्स कॉजिंग बैक्टीरिया, बैसिलस एंथ्रेसिस, जो कि इसका नाम क्या है, बैसिलस एंथ्रेसिस। ये वर्ड्स हम कर चुके हैं ऑलरेडी, इसलिए मैं बार बार नहीं लिख रही हूँ।
बॉटुलिज्म कॉजिंग बैक्टीरिया मैंने अभी लिखा, फूड बॉटुलिज्म, फूड पॉइजनिंग जो कॉज करता है, विच इज कॉज्ड बाय द 3 बैक्टीरिया वी डिस्कस्ड राइट नाउ. कॉलेरा कॉजिंग बैक्टीरिया, यानी कि वी आर टॉकिंग हियर अबाउट विब्रियो कॉलेरा, विब्रियो कॉलेरे. सो दीज बैक्टीरिया, अभी देखो जब भी मैं साइंटिफिक नेम लिखती हूँ तो आप उसको दोनों को जीनस के नेम को और स्पीशीज के नेम को अंडरलाइन करोगे अलग अलग, राइट. सो व्हाट आर द यूजफुल एक्टिविटीज नाउ? क्या बैक्टीरिया यूजफुल भी हो सकता है? यस, बिल्कुल यूजफुल हो सकता है. सबसे इंपॉर्टेंट यूज तो सबसे पहले इसका नाइट्रोजन साइकिल में. नाइट्रोजन साइकिल में कैसे, देखो यू ऑलरेडी नो, और हम नाइट्रोजन साइकिल बहुत ज्यादा डिटेल में भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में. नाइट्रोजन साइकिल में कुछ अलग अलग स्टेप्स इन्वॉल्व है. वन इज नाइट्रिफिकेशन, वन इज अमोनिफिकेशन एंड वन इज डीनाइट्रिफिकेशन. ये कुछ मेजर स्टेप्स हैं. इन स्टेप्स के लिए अलग अलग बैक्टीरिया रिक्वायर्ड हैं जो ये काम करेंगे, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद अमोनिफिकेशन बैक्टीरिया. Now this ammonification bacteria or the ammonifying bacteria, what they do, they convert the proteins. Proteins किस चीज से बनते हैं? अमीनो एसिड से. So बहुत सारे अमीनो एसिड्स कंबाइन करके प्रोटीन्स बनाते हैं. तो मैं अमीनो एसिड्स, N means many, it can be any number of amino acids which combines to form proteins. So when these acids gets converted into what? Ammonia. What is this? This is ammonia. Ammonia में convert होंगे, so that process is called as ammonification. So ammonification जो है, इसको करने के लिए दो सबसे important bacteria हैं. That is, one is Bacillus vulgaris, the other is Bacillus mycoides. Please यही वाले examples learn करना. MCQs में बहुत frequently यही वाले examples use होते हैं. Second is denitrifying bacteria. That will help in leading to the डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस. डीनाइट्रिफिकेशन में देखो क्या होता है. एक प्लांट है, सॉइल के अंदर है. सॉइल के अंदर जो नाइट्रेट्स पड़े हुए हैं, नाइट्रेट्स यानी कि NO3 नेगेटिव है, उनको कन्वर्ट करेंगे इनटू नाइट्राइट्स, दैट इज NO2 नेगेटिव, एंड देन विल कन्वर्ट देम इनटू नाइट्रोजन. ठीक है. सो ये काम कौन करेगा? Thiobacillus denitrificans and Pseudomonas denitrificans. ये दो एग्जांपल अच्छे से लर्न करोगे. अब मुझे एक बात बताओ, जब बैक्टीरिया एक सॉइल के अंदर इन नाइट्रेट्स को वापस नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर रहा है, तो सॉइल की फर्टिलिटी पे क्या इफेक्ट होगा? प्लांट को तो ये नाइट्रोजन जो थी, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो थी, वो डिसॉल्व्ड फॉर्म में चाहिए थी ताकि वो उसको यूटिलाइज करता. अब डिसॉल्व्ड फॉर्म क्या थी? ये नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स. पर इस बैक्टीरिया ने तो उल्टा कर दिया, उन फॉर्म्स को डीनाइट्रीफाई कर दिया. सो फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल विल बी डिक्रीज. सो नॉट अ प्रॉब्लम. दिस इज द पार्ट ऑफ दिस cycle. This happens in this cycle. This is a step of the cycle. Then comes nitrification. What happens in nitrification is, obviously nitrification में nitrifying bacteria ही काम करेगा. ये क्या करता है? ये अमोनिया को कन्वर्ट करता है इनटू नाइट्राइट एंड देन इनटू नाइट्रेट. ये उसका उल्टा है, जो भी डीनाइट्रिफिकेशन बड़ा था. तो दोनों तरह के बैक्टीरिया अवेलेबल है, नाइट्रीफाइंग भी और डीनाइट्रीफाइंग भी. तो ये नाइट्रोजन, क्योंकि एक नाइट्रोजन साइकिल का पार्ट है, तो साइकिल में दोनों प्रोसेसेस होंगे, डीनाइट्रीफाई भी होगा और नाइट्रीफाई भी होगा अकॉर्डिंग टू द साइकिल के स्टेप्स. सो दोनों चीजें रिक्वायर्ड है. तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि क्या ऐसे के बैक्टीरिया अवेलेबल हैं जो दोनों तरह के प्रोसेसेस को करते हैं. तो यस, इट इज देयर. सो फर्स्ट है नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया. व्हाट दिस बैक्टीरिया इज गोना डू? द फर्स्ट स्टेप, इट विल कन्वर्ट द अमोनिया इनटू नाइट्राइट. So you can write this reaction like the way I am writing. ये आपको you will fetch extra marks when you are attempting a theory paper like this. So nitrosomonas आ गया ये. Similarly इसका next step क्या है? Second step, nitrate से nitrite, और nitrite कहाँ पे convert हो रहा है? Into nitrogen. So this into NO3 negative. So this NO3 negative, nitrite into nitrate is converted by nitro Vector. So ये reactions इस तरह से भी आप लिख सकते हो. Very important part. Then the last and one of the most important topics, nitrogen fixation. नाइट्रोजन फिक्सेशन अभी हमने डिस्कस किया कि अलग अलग नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए बैक्टीरिया अवेलेबल हैं जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड्स. दिस वी ऑलरेडी डिस्कस.
अब ये फिक्सेशन का तरीका क्या है, इसका मेथड क्या है, अब हम ये डिस्कस करने लगे हैं। सो वो तरीके से ये हो सकता है, या तो ये बैक्टीरियाज सिम्बायोटिकली रहे। सिम्बायोटिकली का मतलब होता है म्यूचुअली। म्यूचुअली मतलब जब दो लोग इकट्ठे रह रहे हैं, उन दोनों को एक दूसरे के साथ रहने का कुछ फायदा हो रहा है। या फिर एसिम्बायोटिकली। एसिम्बायोटिकली में क्या है कि दोनों को फायदा नहीं हो रहा, खाली एक जने को फायदा हो रहा है। अब ऐसे कैसे पॉसिबल है, देख, let's say this is the symbiotic nitrogen fixation. This is brought about by rhizobium bacteria, which is the most common bacteria. तुम 6th क्लास से ये डिस्कस करते आ रहे हो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए. This bacteria is found in the root nodule. So rhizobium, which is found in the root nodules of legumes. कौन कौन से legumes? जैसे कि alfalfa, sweet pea, lentils, garden pea. These are all the examples of the leguminous plants जिनके अंदर rhizobium bacteria रहता है. कहाँ रहता है? Root nodules में रहता है. What is this root nodule I'm talking about? So these root nodules are these swollen structures you can see here. These swollen structures which are found in the roots of these plants represents the root nodules as you can see in the diagram. अब ये रूट नोड्यूल्स में राइजोबिया रहता है, और ये राइजोबिया क्या कर रहा है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको सॉइल में फिक्स कर रहा है, यानी कि सॉइल में उसको सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, so that via this route that soluble forms of the nitrogen can be utilized by the plant. Are you getting my point? Next thing, this is very important point for MCQs. सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में राइजोबियम हर एक को पता होता है, एमसीक्यू उस पे नहीं आएगा जो हर एक को पता होता है ना. सो दिस इज एरो राइजोबियम. एरो मतलब एरियल पार्ट्स, यानी कि रूट में नहीं है, ये है नोड्यूल्स ही बट नॉट इन द रूट्स. तो फिर कहाँ पे मिल रहे हैं? स्टेम नोड्यूल्स. किसके? सेस्बानिया के. यू कैन सी द एक्चुअल फोटोग्राफ ऑफ दिस प्लांट सेस्बानिया. दिस इज stem of the Sesbania plant, जिसके stem पे you can see these nodules. क्योंकि ये nodules इसकी stem पे है, that is why I can call it as stem nodules. किसके stem nodules हैं ये? इस nodule के अंदर क्या है? stem है Sesbania की, nodule के अंदर है बैक्टीरिया. ये बैक्टीरिया इस nodule के अंदर देखो कैसे रह रहा है. अगर मैं इस nodule को ऐसा कट करके जूम करके बड़ा करके देखूं तो मुझे अंदर से कुछ ऐसा दिखेगा, यानी कि आई एम सेइंग द क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस डायग्राम यू कैन सी इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस नोड्यूल. इस नोड्यूल में यू कैन सी दिस द स्टील ऑफ द प्लांट. ठीक है, इस प्लांट की स्टील है, उसके रूट तक भी एक्सटेंड हो रही है. ये स्टील आप देख सकते हो किस तरह से इस नोड्यूल के अंदर भी एक्सटेंड हो रही है. और इस नोड्यूल के अंदर ऑलरेडी इसका डेड पार्ट दैट इज द स्क्लेरेन्काइमा इज ऑलरेडी प्रेजेंट देयर, एंड द वैस्कुलर टिश्यू द नोड्यूल्स वैस्कुलर बंडल इज आल्सो प्रेजेंट. ठीक है, वैस्कुलर बंडल क्या करेगा? इस नोड्यूल को नरिशमेंट देगा. वैस्कुलर बंडल है ना, जाइलम और फ्लोएम है तो नरिशमेंट देगा. एंड in this center you can see this bacteroid infected tissue you can see in the center. अगर मैं इस infected tissue को zoom करके देखूं, I can see कि इस structure में ये तो है bacteroids, ये वाले हैं bacteroids. इन bacteroids के आसपास ये जो एक बड़ा structure है, this is peribacteroid. And when many bacteroids are living together, this structure will be called as symbiosomes. ठीक है, पेरीबैक्टीरॉइड मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के बीच में बहुत सारे बैक्टीरॉइड्स प्रेजेंट हैं. These are the bacteroids which are present inside a peribacteroid membrane, and together this structure is called as symbiosomes. ठीक है, तो यहाँ MCQ यही आता है. हमें रूट नोड्यूल दिमाग में याद होता है, ये स्टेम नोड्यूल्स का एग्जांपल है, प्लीज ये मत भूलना. देन नेक्स्ट इज सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन को एक बारी कोलैबोरेट कर लेते हैं एमसीक्यूज पॉइंट्स के लिए. यू कैन सी राइजोबियम, वी जस्ट डिस्कस्ड अबाउट राइजोबियम.
is found in the root nodules of the legumes. Aerorhizobium we did in the stem nodules of Sesbania. There is one more example to it, Azospirillum, that is found on the root surface of these cereal plants, जैसे कि wheat, rice or maize. And one more very important example, frequently asked in MCQs, is Frankia. Frankia is found in the root nodules. This is in root nodules only, but of non-leguminous. देखो जहां पे भी नॉन वर्ड या इनकरेक्ट या नॉट करेक्ट इस तरह के टर्म्स आते हैं एमसीक्यूज में, ध्यान देने वाले हैं. तो यहाँ पे नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स दिया है. और कौन से नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स? सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल कैजुरीना एंड एल्मस प्लांट्स. तो ये लर्न करना पड़ेगा एमसीक्यूज के लिए. देन बैक्टीरिया का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस इज इट्स यूटिलाइजेशन इन फॉर्म ऑफ एंटीबायोटिक्स, राइट. नाउ टर्म एंटीबायोटिक जो था ये दिया था सबसे पहले S.A. वॉक्समैन ने. पर पहला एंटीबायोटिक जो डिस्कवर हुआ था वो बैक्टीरिया से डिस्कवर नहीं हुआ था. दैट वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ फंजाई कॉल्ड एज पेनिसिलियम एंड द नेम ऑफ द एंटीबायोटिक वाज पेनिसिलिन, राइट. बट अगर यही, अब ये एमसीक्यू बन गया, यहाँ पे ये क्वेश्चन आ गया कि फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक कौन सा था. बट अगर क्वेश्चन ये आए कि फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक फ्रॉम बैक्टीरिया कौन सा है, सो दैट इज स्ट्रेप्टोमाइसिन. जहां क्वेश्चन चेंज हो गया, समझे. देन नाउ द वेरियस एग्जांपल्स फॉर एमसीक्यूज दैट यू कैन लर्न आर bacteria and the antibiotic which is obtained from such bacteria. For example, first is Streptomyces griseus. Streptomyces griseus से जो एंटीबायोटिक ऑब्टेन हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेप्टोमाइसिन. घर पे जितनी मेडिसिन पढ़ी है उसके ऊपर नाम पढ़ने शुरू कर दो. सेकेंड इज Bacillus licheniformis, इससे मिलती है बेसिट्रेसिन. Similarly, Streptomyces venezuela, इससे मिलती है chloramphenicol. This is a very effective antibiotic. And last, Streptomyces aureophyciums, इससे बनती है टेट्रासाइक्लिन. सो अलग अलग टाइप के एंटीबायोटिक्स है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. हम यहाँ पे एमसीक्यू ओरिएंटेड एग्जांपल्स ले रहे हैं. यू कैन ऐड मेनी मोर टू दैट. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. In the next lecture, we'll discuss some MCQs related to this topic and we'll proceed with this topic further. Thank you. Have a nice day.